हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूँ अमृता और आज मैं बात करने वाली हूँ क्यूब मूवी के बारे में जो 1997 में रिलीज हुई थी। साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है जिसे लिखा एंड डायरेक्ट विंसेंट नैटली ने किया है। मूवी का जो कंसेप्ट है वो काफी हद तक एस्केप रूम इस मूवी से रिलेटेड है, लेकिन इस मूवी में क्यूब के आकार के रूम्स बने हुए हैं और उन रूम्स का एक भूल भुलैया है। इन रूम से पार होकर ही एक रूम ऐसे आएगी जिसमें इन्हें बाहर जाने का रास्ता मिलेगा, लेकिन ऑफ कोर्स ये रास्ता इतने आसानी से तो मिलने वाला है नहीं। इनके रास्ते में खतरे तो काफी है। मूवी को 7.2 रेटिंग है एंड इस मूवी का टोटल बजट सिर्फ 3.5 लाख USD था और मूवी ने 9 मिलियन यानी 90 लाख का प्रॉफिट किया है बॉक्स ऑफिस पे। इतनी चली थी क्योंकि एक अलग कंसेप्ट था ये। मूवी की जब शुरुआत होती है तब एल्ड्रिसन नाम का एक आदमी इन्हीं क्यूब रूम्स में कैद होता है और वो रूम का छोटा सा जो डोर रहता है वो ओपन करके दूसरे रूम में जाता है, लेकिन वहीं पे दोस्तों सेंसर्स एक्टिवेट होते हैं एंड इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो हर क्यूब्स में अलग अलग सेंसर्स लगे हुए हैं जो ट्रिगर होने पे इंसान मर सकते हैं। एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए एक छोटा सा पैसेज है बीच में, वहीं से लोग जा सकते हैं और ये रूम ग्रीन, रेड एंड ब्लू कलर्स के होते हैं। उसके बाद एक रूम में हम कुछ मेंबर्स को देखते हैं जिसमें होता है क्वेंटिन जो कि एक डिवोर्सी पुलिस ऑफिसर रहता है, दूसरा होता है वर्क जो कि जस्ट एक ऑफिस वर्कर होता है, तीसरी होती है हॉलोवे जो डॉक्टर रहती है, फिर होती है लेविन जो कॉलेज स्टूडेंट रहती है और एक होता है रिंस जो बाद में इस ग्रुप से मिलता है। वो दरअसल एक फ्रेंच प्रिजनर होता है। वो 7 बार खतरनाक जेल से भागा था और इसीलिए उसे सेंसर्स या मोशन वॉइस डिटेक्टर्स के बारे में काफी जानकारी होती है। वो इनके पहले इन रूम्स में फंसा हुआ रहता है और आसानी से एक रूम से दूसरे रूम में वो भाग सकता है क्योंकि उसे जेल से भागने का एक्सपीरियंस था। ये बाकी के मेंबर रिंस से एक दूसरे क्यूब रूम में मिलते हैं। रिंस को छोड़ के बाकी सब लोग अभी अभी इन क्यूब्स रूम में कैद हुए थे, तो ये सब मेंबर्स पैनिक होने लगते हैं। वे लोग यहाँ कैसे आए, यहाँ पे किसने इनको रखा, क्यों कैद है, ये कुछ भी उन्हें पता नहीं होता। क्वेंटिन उन्हें सबको शांत कराता है, लेकिन इन्हीं बीच में वर्थ काफी चुपचाप और शांत बैठा रहता है, उसे मानो कुछ पड़ी ही नहीं है। तो यहाँ पे रिंस को लगता है कि हर एक ट्रैप जो है वो मोशन के कारण ही एक्टिवेट होता है। तो हर रूम में जाने से पहले वो डोर से अपना एक बूट निकालता था और रूम में फेंक के देखता था कि कोई ट्रैप एक्टिवेट हो रहा है क्या। ऐसे ही वो हर एक रूम को टेस्ट करता था। पहले रूम में जैसे ही शूज डालता है वहाँ पे एक फायर स्प्रे एक्टिवेट हो जाता है एंड चारों तरफ से आग निकलने लगती है। सब लोग डर जाते हैं देख के। तो वो दूसरे साइड के डोर ओपन करता है एंड वहाँ पे अपना शूज फेंकता है। वहाँ पे कोई खतरा नहीं होता तो वो अंदर चला जाता है और उसके पीछे पीछे ये बाकी के मेंबर्स भी जाते हैं। लेविन जब इस नैरो डोर से गुजर रही थी तब उसे कुछ सीरियल नंबर्स नोटिस करती है वो जो हर एक रूम के उस पैसेज में होते हैं। यहाँ पे इस रूम में सेफ होने के बाद रिंस अगले रूम में अपना शूज फेंकता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो वो सेफ है ये समझ के वो वहाँ पे चला जाता है। लेकिन तभी अचानक से एक एसिड स्प्रे एक्टिवेट हो जाता है एंड उसका चेहरा जलने लगता है। सब लोग उसे इस रूम में वापस ले लेते हैं, लेकिन उसके चेहरे पे भारी घाव हुआ रहता है जिसके कारण वो गुजर जाता है। तो इन्हें रियलाइज होता है कि हर एक ट्रैप अलग अलग सेंसर से एक्टिवेट होता है उन्हें ट्रिगर करने के लिए। लेविन काफी स्मार्ट एंड ब्राइट मैथ्स की स्टूडेंट होती है। नंबर्स देख के उसे रियलाइज होता है कि इन नंबर्स के एडिशन से अगर प्राइम नंबर निकलता है तो वो रूम ट्रैप है, उस रूम में नहीं जाना है, खतरा हो सकता है। ये लोग अपनी थ्योरी टेस्ट करते हैं वैसे ही प्राइम नंबर वाले रूम में शूज डाल के, तो वो अनसेफ होती है। वैसे ही जो प्राइम नहीं है वो सेफ रहती है। ऐसे ही फिर एक रूम से दूसरे रूम में आगे बढ़ते रहते हैं बाहर जाने का रास्ता ढूंढने के लिए। इनके मन में कई सारे सवाल होते हैं कि इसके पीछे कौन हो सकता है। तो हैलोवे के अकॉर्डिंग जरूर ये गवर्नमेंट या आर्मी वालों का काम है ये इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए। तो क्वेंटिन बिंग पुलिस ऑफिसर गवर्नमेंट का आदमी वो भड़क जाता है, कहता है कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी नहीं करती, ये जरूर अमीर लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाया हुआ है। जो कुछ साइको लोग होते हैं जिन्हें लोगों को तड़पता हुआ देखना पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं जरूर कैमरे होंगे जहाँ से वे लोग हमें नोटिस कर रहे हैं। ऐसे ही रूम में आगे बढ़ते हुए उन्हें कैजन नाम का एक लड़का मिलता है जो दिमाग से कमजोर होता है। अब हैलोवे बीइंग डॉक्टर उसे अपने साथ आगे लेके जाने के लिए इंसिस्ट करती है, जबकि क्वेंटिन उसके अगेंस्ट होता है। यह लेविन को आगे की जो नेक्स्ट रूम रहती है वो प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग सेफ लगती है और क्वेंटिन पहले जाके देखता है उस रूम में, लेकिन वो रूम ट्रैप रहती है जिसमें वो अभी फंस गया था। लेकिन वो ट्रैप बंद होने से पहले ही वो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन आते समय उसके पैर में बहुत चोट आती है और वो लेविन और बाकी टीम मेंबर्स के ऊपर बरसने लगता है और आसपास के लोग अपने आप में ही झगड़ने लगते हैं कि आखिर पर्पस क्या है इस भूल भुलैया का, क्यों हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। क्वेंटिन और हॉलोवे इन दोनों में आपस में ही झगड़ा होने लगता है। तो वर्थ इस झगड़े में कूदता है और कहता है कि हम यहाँ से बाहर कभी भी नहीं निकल सकते, क्योंकि
ऐसा कोई रास्ता ही नहीं बना हुआ है। ये बात वर्थ को कैसे पता, तो सब लोग उससे पूछताछ करने लगते हैं और कॉन्टिन उसे मारने लगता है। तभी वर्थ अपना मुंह खोलता है एंड रिवील करता है कि वो इसी कंपनी के लिए एज अ कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता था कई महीनों से। उसी ने इन क्यूब्स की जो बाहर की शील्ड है वो बनाई थी। वर्थ और उसके कंपनी के लोगों को ये काम मिला था, लेकिन वर्थ या उसके बॉस को ये पता नहीं था कि ये लोग कौन है। उन्हें बस कॉन्ट्रैक्ट मिलता था क्यूब के बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो बनाने के लिए और उसके अकॉर्डिंग ये लोग काम करते थे। लेकिन वो क्यूब्स क्यों बना रहे हैं, किस चीज के लिए बना रहे हैं, ये कुछ भी उन्हें पता नहीं था। वर्थ के अनुसार ये क्यूब्स और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो किसी और ही काम के लिए बनाया गया था, लेकिन वो काम या वो प्रोजेक्ट बन नहीं पाया और इसीलिए अब इस पूरे स्ट्रक्चर को यूज करना है किसी भी तरह, तो यहाँ पे लोगों को बस कैद करना शुरू कर दिया, ऐसे उसे लगता है। लेकिन इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है या फिर ठोस प्रूफ क्या है, ये कुछ भी उसे पता नहीं होता। अब ये जवाब सुनने के बाद इन लोगों के मन में और भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कोई इतने पैसे क्यों खर्च करेगा इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन ये आर्गुमेंट करने में कोई फायदा ही नहीं था क्योंकि ये लोग उससे बाहर नहीं पड़ने वाले थे। इनको ये बात तो अभी पता चल गई थी कि जो लेविन की थ्योरी है प्राइम नंबर की वो सही नहीं है। तो सिंस वर्थ को इस स्ट्रक्चर के बारे में पता होता है तो वो इनकी मदद करने के लिए रेडी होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच। अब कहानी देखते हैं। लेविन और वर्थ को पता लगता है अपने अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कि हर एक क्यूब रूम है उसके आर पार 26 रूम है और करीब करीब अगर ये काउंट करे तो 17,576 रूम और होंगे। मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग चांसेस है कि ये लोग हमेशा के लिए इधर ही कैद रहेंगे। लेकिन लेविन जो है वो काफी स्मार्ट रहती है क्योंकि दोस्तों वो शर्मा जी की बेटी है। मैथ्स में उसने कॉलेज में टॉप किया रहता है, इसीलिए उसे क्विकली रियलाइज होता है कि जो सीरियल नंबर्स हर एक डोर पे उसने देखे थे वो दरअसल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है हर एक रूम के, जिनसे इनको पता लगेगा कि इस क्यूब ग्रिड में ये लोग कौन सी जगह में है और इस लाइन की आखिरी रूम कितने दूरी पे है। तो यहाँ पे वो पूरा कॉस साइन टैन थीटा निकालती है और उस लॉजिक के अकॉर्डिंग वो इस स्ट्रक्चर के क्यूब रूम्स का मैप बनाने की कोशिश करती है। यहाँ पे वर्थ भी उसकी काफी हेल्प करता है एंड उन्हें पता लगता है कि आगे 6 रूम के बाद इस लाइन का एंड यानी आखिरी रूम आएगी। सो ये लोग इसी कोऑर्डिनेट से आखिरी रूम तक जाने के लिए निकलते हैं। इसी बीच में ये लोग एक रूम में आते हैं जिसका कोऑर्डिनेट्स काफी अजीब होता है क्योंकि कोऑर्डिनेट 27वें रूम का होता है और पूरे क्यूब के इस लाइन में सिर्फ 26 रूम हो सकते हैं। इस हिसाब से ये रूम क्यूब के बाहर की होनी चाहिए, पर थी तो ये क्यूब के लाइन में ही, इसीलिए ये इनको अजीब लगता है। फिर भी ये लोग उस रूम से आगे निकल जाते हैं। अब सामने की जो रूम रहती है उसमें साउंड ट्रैप होता है, लेकिन वही रूम सही होती है। काजन जो है वो काफी आवाज कर रहा था, उसे रेड रूम पसंद नहीं होता, हमेशा वो रोता था या कोई ना कोई आवाज निकालता था। तो हालोवे काजन को शांत कराती है और आगे जाने के लिए कहती है। ऐसे करते करते सारे मेंबर्स निकल जाते हैं। आखिरी में होता है क्वांटिन। जब वो निकल रहा था इस रूम से तभी काजन जो कि थोड़ा माइंड से कमजोर रहता है, उसे लगता है कि सब लोग आ गए, इसीलिए वो कुछ आवाज करता है जिसके कारण क्वांटिन जिस रूम में था उसका साउंड ट्रैप जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है एंड ऑलमोस्ट वो उसमें मरने वाला था। लेकिन इमीडिएटली बाकी के लोग उसकी मदद करते हैं एंड उसे अपने रूम में लेके आते हैं। वो रूम में जैसे ही आता है वो काजन को मारने लगता है, लेकिन हॉलोवे उसे बचाती है। तो हॉलोवे एंड उसमें झगड़ा शुरू होने लगता है और हॉलोवे उसे कहती है कि तुम जरूर अब्यूसिव हस्बैंड रहे होगे, जो इतने तुम शॉर्ट टेम्पर हो, हर बात पे लोगों पे चिल्ला रहे हो यहाँ पे। वैसे ही तुमने अपने पत्नी एंड बच्चों को भी मारा होगा। एक घटिया पुलिस ऑफिसर थे जो छोटी बच्चियों को फिजिकली अब्यूज करते थे, जो कि ये सारी बातें जो है वो क्वांटिन के बारे में सच होती है। इसीलिए क्वांटिन को काफी गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मारता है और आगे हॉलोवे को भी बहुत गंदी गंदी गालियां देता है। ये सुन के लेविन एंड वर्थ क्वांटिन के खिलाफ हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे आके उसने अभी तक कोई भी हेल्प नहीं की होती है। वो बस सब पे रोब झाड़ रहा था कि तुम ये करो वो करो, लेकिन खुद कोई भी मदद नहीं करता। लेकिन सून ये लोग अपना झगड़ा मिटाते हैं और ये आखिरी रूम होता है और उस पार दीवार होती है। तो क्वांटिन वही अपना
अपना जो छोटा नैरो स्पेस डोर रहता है वो ओपन करता है एंड बाहर देखने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा होता है, कुछ पता नहीं लगता। तो हॉलोवे नीचे जाने के लिए रेडी होती है, तो सब लोग अपने अपने जैकेट निकालते हैं और उसे रस्सी की तरह यूज करके हॉलोवे को बांधते हैं ताकि वो नीचे जाके देख सके क्या है। उसे वो रस्सी बांधी जाती है और फिर वो डोर से धीरे धीरे नीचे जाने लगती है। नीचे पूरा अंधेरा होता है, लेकिन अचानक से जो क्यूब रूम है वो जोरों से हिलने लगती है, जिसके कारण इन लोगों की जो ग्रिप होती है वो छूट जाती है एंड हॉलोवे अचानक से नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन कॉन्टिन उसे बचा लेता है वो रस्सी पकड़ के, और बाकी के सब लोग कॉन्टिन को पकड़ते हैं। कॉन्टिन धीरे धीरे हॉलोवे को ऊपर उठाता है और उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन कॉन्टिन खुद बहुत बुरा और ईगोस्टिक आदमी होता है। उसे याद आता है कि इसने कैसे मेरा इंसल्ट किया था, इसीलिए वो हॉलोवे का हाथ छोड़ देता है और वो बेचारी नीचे इस घने अंधेरे में गिर के मर जाती है। वापस आके वो सब लोगों को कहता है कि वो स्लिप हो गई, लेकिन लेविन एंड वर्थ को पता होता है कि जरूर इसी ने जानबूझ के उसे छोड़ा होगा और सब लोग उसके ऊपर गुस्सा होते हैं। उसके ऊपर लोग गुस्सा हो रहे हैं, इसीलिए कॉन्टिन पागलों की तरह बर्ताव करने लगता है। वो काफी गुस्सा हो जाता है और वो लेविन को फोर्स करने लगता है कि तुम जल्दी जल्दी सोचो और नया लॉजिक क्या है यहाँ से बाहर निकलने का वो देखो। लेकिन वर्थ लेविन की साइड लेता है और कहता है कि सबको थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहिए। काफी टाइम से लोगों ने पानी नहीं पिया रहता, खाना नहीं खाया है, यहाँ पे कितना टाइम बीत गया है ये भी उनको पता नहीं होता। तो सब लोग सो जाते हैं कुछ वक्त के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद कॉन्टिन उठता है और वो लेविन को उसकी नींद में ही उठाता है और दूसरे रूम में लेके जाता है और उस पे जबरदस्ती करने लगता है। तो वो गुस्से से उसे दूर भगाती है और तभी वहाँ पे वर्थ और कैजन भी आ जाते हैं और वो उसे रोकने लगते हैं, लेकिन कॉन्टिन काफी हट्टा खट्टा रहता है। वो वर्थ को काफी मारता है और दूसरे रूम में ढकेल देता है। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात ये होती है कि इसी रूम में रिंस की लाश होती है जो स्प्रे एसिड के कारण मारा गया था। ये लाश देख के सब लोग परेशान होते हैं कि ये लोग पूरा घूम के उसी रूम में वापस कैसे आ गए, क्योंकि वो कभी दाएं कभी बाएं कभी ऊपर या नीचे ऐसे अलग अलग रूम से सफर तय कर रहे थे। तो घूम फिर के वापस उस रूम में आना इम्पॉसिबल था। लेविन काफी परेशान होने लगती है, पैनिक होने लगती है कि अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन वर्थ को रियलाइज होता है कि यहाँ पे वे लोग गोल गोल घूम के वापस उसी रूम में नहीं आए हैं। इनफैक्ट ये जो क्यूब्स के रूम है वो एक पर्टिकुलर वक्त में अपनी पोजीशन बदल के एक दूसरे पोजीशन में या दूसरे जगह चले जाते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह पे मूव होते हैं। और इसी के कारण बीच बीच में इनको वो झटके लग रहे थे, बिकॉज तभी इनके क्यूब एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे। यहाँ पे लेविन को कुछ और बातें पता लगती है कि पर्टिकुलर समय के बाद ये पूरा क्यूब अलग अलग जगह जाके फिर से उसी स्टार्टिंग पोजीशन में आता है, यानी उसी रूम्स ने जहाँ से मूव होना स्टार्ट किया था वहाँ। तभी लेविन को क्लिक होता है कि यहाँ से अगर बाहर जाने का रास्ता है तो वो है रूम नंबर 27, जिसके कोऑर्डिनेट्स अजीब थे, यानी कुछ समय के बाद घूम फिर के वो रूम इसी क्यूब के बाहर जाएगी। तो इनको अब वही रूम ढूंढना था। सो लेविन अब इन कोऑर्डिनेट से परम्यूटेशन कैलकुलेट करने लगती है। इससे इनको पता चलता है कि क्यूब कितने बार मूव हुआ है, क्यूब की स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन क्या है और ये आगे किस समय के बाद फिर से स्टार्टिंग पोजीशन में आएगा। परम्यूटेशन कैलकुलेट होने के बाद रूम के कोऑर्डिनेट से पता लगता है कि पूरा क्यूब आगे और 2 बार मूव होगा और उसके बाद अपने ओरिजिनल जगह जाएगा और वहाँ जाने का रास्ता भी इनको पता लग जाता है। पर एक प्रॉब्लम होती है, ट्रैप्स। कौन से रूम में क्या ट्रैप हो सकते हैं ये इनको अभी तक पता नहीं है। लेविन शांत होती है एंड वापस अपना कैलकुलेशन करने लगती है और उसे पता लगता है कि ये क्यूब्स रूम में ट्रैप है या नहीं ये प्राइम नंबर से नहीं लेकिन प्राइम नंबर्स के पावर से डिसाइड हो रहा था। लेकिन जो सीरियल नंबर्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं और अगर इनकी पावर्स निकालना है तो इम्पॉसिबल होगा क्योंकि ये 9 डिजिट्स नंबर होते हैं। क्वांटिन वापस लेविन को फोर्स करने लगता है कि तुम कैसे भी करो, उसकी पावर्स है वो कैसे भी करके निकालो। लेकिन लेविन उसके ऊपर चिल्लाती है कि ये मैं नहीं कर सकती, ये कोई भी दुनिया का आदमी नहीं कर सकता, इसके लिए कैलकुलेटर या फिर कंप्यूटर चाहिए होगा। लेकिन तभी इनकी मदद करता है कैजन। कैजन दरअसल मेंटली डिसेबल होने के बावजूद उसका दिमाग काफी तेज था, वो बड़े बड़े कैलकुलेशन अपने दिमाग से आसानी से कर सकता था। इस चीज को ऑटिस्टिक सेवेंट कहते हैं। कई बार जो बच्चे दिमाग से कमजोर होते हैं वो कई और चीजों में काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं जैसे कि म्यूजिक। वैसे ही कैजन मैथ्स के कैलकुलेशन में काफी स्ट्रॉन्ग होता है
है। कैजिन की मदद से वे लोग सही रूम ढूंढते हैं। सब लोग उस आखिरी रूम में आते हैं। कॉन्टिन आखिरी में होता है। तभी वर्थ जो है कॉन्टिन का गला उस दरवाजे से लॉक करने की कोशिश करता है ताकि उसे मार डाले, लेकिन कॉन्टिन उस दूसरे रूम में फंस जाता है। तो ये जानबूझ के इस रूम का दरवाजा जो है वो लॉक कर देता है। इस रूम में कैजिन, वर्थ एंड लेविन रहते हैं और फाइनली कैजिन आखिरी का डोर ओपन करने के लिए जाता है और सामने उन्हें दिखती है व्हाइट कलर की लाइट। तीनों भी खुश हो जाते हैं कि उन्हें फाइनली बाहर जाने का रास्ता मिला है, लेकिन वर्थ बाहर जाने के लिए रेडी नहीं होता क्योंकि उसे बाहर की दुनिया में अब कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसे कोई भी अच्छा नहीं लगता बाहर की इस दुनिया में, इसीलिए वो इधर ही कैद रहना पसंद करता है। तो लेविन उसे कन्विंस करने के लिए आती है, लेकिन तभी कॉन्टिन वापस आता है दरवाजे का लॉक तोड़ के। उसके हाथ में हैच रहता है। उसी हैच से वो लेविन को स्टैब करता है और वो वहीं पे मर जाती है बेचारी। तो वर्थ को उसी हैच से वो काफी मारने लगता है। कैजिन जो रहता है इन्हें मरता हुआ देख काफी डर जाता है और वो चीखने चिल्लाने लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो ऊपर चला जाता है। कॉन्टिन नेक्स्ट उसे ही मारने के लिए आधा बाहर चला जाता है, लेकिन तभी वर्थ कॉन्टिन का पैर पकड़ता है और उसे खींचने लगता है। लेकिन तभी ये रूम अपनी पोजीशन बदलने लगती है दूसरी जगह जाने के लिए। कॉन्टिन आधा बाहर होता है और इसी के कारण कॉन्टिन के शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो मर जाता है। वर्थ वापस रूम में आके गिर जाता है और यहाँ पे हम कैजिन को देखते हैं कि वो उस सफेद लाइट की तरफ जाता है। शायद वो इस ट्रैप से आजाद हो जाता है, लेकिन वो क्लियरली हमें दिखाया नहीं है। ये दरअसल एक मेटाफोर है। क्यूब में फंसे हुए जितने भी लोग रहते हैं वो कोई ना कोई कारण से रहते हैं। जैसे कि रिंस ने एक स्टेटमेंट कहा था कि यू हैव टू एस्केप योरसेल्फ, यानी अपने आप से भागना है। सबसे आखिरी में जाता है कैजिन जो कि साफ दिल का होता है और इसी के कारण शायद वो इस मेज से बाहर लौट पाता है। और सबसे घटिया इंसान होता है कॉन्टिन और उसे उतनी ही बुरी मौत मिलती है। और जो लोग कैद थे ऐसे कुछ काम किए थे जिसके कारण वो अपने आप में ही गिल्ट में जी रहे थे। जैसे कि कॉन्टिन अब्यूजिव गाय होता है, अपने पत्नी एंड बेटे को मारता था, लड़कियों को बुरी नजर से देखता था। तो रिंस एक खुद प्रिजनर था, यानी इन लोगों को किसी न किसी तरह की सजा देने के लिए ही यहाँ पे कैद किया था। लेकिन उन्हें एक मौका भी दिया जाता है कि अगर वो उतने स्मार्ट है तो इस भूल भुलैया से वो इजीली निकल भी सकते और वापस अपनी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही एलिजिबल होता है कैजिन और बाकियों को अपनी अपनी सजा मिल जाती है। आज हम बात करने वाले हैं मूवी क्यूब 2 हाइपर क्यूब के बारे में। अगर आपको साइंस फिक्शन मूवी पसंद है तो दोस्तों ये मूवी काफी अच्छी है। कंसेप्ट काफी अलग है। मूवी को डायरेक्ट किया है एंड्रेज शैकल ने। इसकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है जो कि लिखी है सीन हुड ने। एंड मूवी के मेन कलाकार है कैरी मैचिन, ग्रेस लिंग कुंग, मैथ्यू फर्ग्यूसन, नील क्रोन। मूवी का बजट काफी कम था लेकिन इसकी कलेक्शन 35 लाख USD हुई थी। IMDb में रेटिंग 5.6 है, बट ट्रस्ट मी वन ऑफ इंटरेस्टिंग मूवी है। 2002 में रिलीज हुई थी ये मूवी। ये मूवी एक्सप्लेन करने से पहले कुछ टर्म्स है वो देख लेते हैं, जैसे कि 3 डायमेंशन। अब दोस्तों हमारी जो दुनिया है यानी पृथ्वी और उसके आसपास की जो चीजें हैं वो मेनली 3 डायमेंशन में हम गिनते हैं। एक होता है विड्थ यानी चौड़ाई, दूसरी है डेप्थ यानी गहराई एंड तीसरी है हाइट। इन 3 डायमेंशन का उपयोग करके अलग अलग थ्योरीज में चीजें कैलकुलेट की जाती है। ये हमारा वर्ल्ड 3 डायमेंशन है। इसे मैथ्स की लैंग्वेज में X, Y एंड Z एक्सिस बोलते हैं। अब बात करते हैं 4 डायमेंशन की। 3 डायमेंशन की थ्योरी कुछ कुछ जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे कि यूनिवर्स एंड स्पेस के कैलकुलेशन में। यहाँ पे 4th डायमेंशन यूज होता है जो कि स्पेस एंड टाइम। स्पेस में एक जगह दूसरी जगह से इतनी दूर होती है कि उस हर एक जगह की अपना अपना खुद का एक वक्त होता है, उनके उस वक्त के पोजीशन के अकॉर्डिंग। इसीलिए स्पेस में 2 एंटिटी के अंदर अगर डिस्टेंस निकालना हो तो स्पेस एंड टाइम का भी कंसिडरेशन करते हैं कि वो स्पेस में कहाँ पे है एंड उसका टाइम क्या है उस वक्त का। 4 डायमेंशन में टाइम हर जगह अलग अलग होता है क्योंकि हर एक ग्रह की अपनी ग्रेविटी अलग होती है और उसी के अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड होता है। इसीलिए कई ग्रहों पे टाइम काफी स्लो होता है तो कहीं पे काफी ज्यादा फास्ट। क्या होगा अगर यही 4 डायमेंशन चीजें हम अपने दुनिया में लाने की कोशिश करें? फिल्म शुरू होती है तब हम एक लड़की को देखते हैं बेकी नाम की, वो भी क्यूब में ट्रैप रहती है। दूसरे रूम में जब वो जाती है तब वहाँ की ग्रेविटी रिवर्स होती है जिसके कारण वो ऊपर खींची चली जाती है। ये इंडिकेशन है कि इस क्यूब का स्ट्रक्चर काफी अलग है एंड ऐसे ही लोग ट्रैप होके मर भी सकते हैं। बेकी उधर ही गुजर जाती है। इस रूम के क्यूब्स काफी अलग होते हैं। यहाँ पे ब्राइट लाइट्स होती है, जस्ट हाथ लगाने से ही दूसरे क्यूब का डोर इमीडिएटली ओपन होता था और इमीडिएटली बंद। एक रूम से दूसरे रूम में जाने के बाद रूम्स काफी जल्दी मूव हो जाते थे, उनका स्ट्रक्चर बदलता था। जैसे ही एक रूम से दूसरे रूम में जाओ तो पिछली रूम सेम ही होगी ऐसा नहीं है, उसका स्ट्रक्चर तब तक बदल गया होता है। हर क्यूब के साइड में 6 पैनल होते हैं। यहाँ पे दूसरे ग्रुप को हम देखते हैं जहाँ पे के
डिटेक्टिव साइमन, एक ब्लाइंड लड़की साशा, इंजीनियर जेरी, एक गेम डेवलपर मैक्स एंड एक एल्डरली वुमन मिसेस पैली होती है। मिसेस पैली को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है। एक बार मिलने के बाद इमीडिएटली भूल जाती थी कि वो इंसान कौन है। वो एक रिटायर्ड थेरोटिकल मैथमेटिशियन होती है। इन लोगों को बाकी लोगों के प्रोफेशन के बारे में आगे पता चलता है। यहाँ पे ये लोग ऐसे ही कंफ्यूज रहते हैं कि इस क्यूब में वे लोग कैसे आए। तभी एक क्यूब से दूसरे क्यूब में जाने के लिए निकलते हैं एंड अगले ही क्यूब में उन्हें कर्नल थॉमस दिखते हैं। उनकी हालत काफी खराब रहती है। अधमरे हालत में उन्हें सलाखों से बांधा होता है। उन्हें पूछने पर वैसे ही बेहोशी की हालत में वो बताते हैं कि इन लोगों को अगर यहाँ से निकलना है तो उन्हें कोड सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन तभी अचानक से धीरे धीरे इनके सामने की जो दीवार रहती है वो इनकी तरफ आने लगती है। ये रूम एक साइड से श्रिंक होने लगता है। एक एक करके ये लोग सामने के डोर से निकल के भागते हैं, लेकिन कर्नल चेन्स में बंधे रहते हैं, इसीलिए वो नहीं बच पाते और काफी अजीब तरीके से दीवार उनके आर पार चली जाती है। सब लोग ये हॉरर देख के काफी पैनिक होते हैं, अगले रूम में भागने लगते हैं। जेरी जो है वो हर एक रूम जो पास होता था उनको नंबर्स लिखता था। ये वाला 10वां रूम रहता है जिसमें ये लोग फाइनली आते हैं। तभी जेरी रिवील करता है कि ये जो डोर्स है एक रूम से दूसरे रूम में जाने का, ये उसी ने डिजाइन किए हैं। सब लोग ऑब्वियसली उसके ऊपर भड़क जाते हैं कि अब तक इसने ये बात छुपा के रखी है। तो वो उसे पूछने लगती कि ये कौन सी कंपनी है, लेकिन ऑफकोर्स उसे पता नहीं होता। उसने सिर्फ डोर कॉन्फ़िगर किए रहते हैं कि टच स्क्रीन पे ये कैसे काम करेंगे। इन्हीं आर्ग्यूमेंट के दौरान मिसेस पैली एक स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि ये दरअसल एक टेसरैक्ट है जिसे हाइपर क्यूब भी कहा जाता है। तो जेरी टेसरैक्ट का लॉजिक एक्सप्लेन करता है। क्यूब जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है लेकिन ये फिक्स नहीं होता। इसकी जो भी दीवारें हैं वो बदल सकती है। डायरेक्शंस कभी भी कौन सी भी दिशा में चेंज हो सकते हैं जिससे एक पूरा नया क्यूब या स्ट्रक्चर बन सकता है। इसी के कारण स्टार्टिंग में हमने देखा एक रूम से दूसरे रूम में जाने पर काफी कम समय में वो रूम का स्ट्रक्चर बदल जाता था। दैट इज बिकॉज ये टेसरैक्ट रहता है। तभी केट की नजर सीलिंग पे जाती है एंड वहाँ पे एक नंबर लिखा होता है 60659। मैक्स अगले रूम में देखने के लिए जाता है तब वहाँ पे उसे जूलिया लॉयर मिलती है। वो उस रूम में जाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी ग्रेविटी दूसरे डायरेक्शन में होती है, यानी नीचे के बजाय वो एक साइड पे खींचा चला जाता है। एक एक करके सब लोग उस रूम में जाने के लिए निकलते हैं एंड जूलिया से भी उसकी पूछताछ करते हैं। फिर सब लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि वो लास्ट चीज उन्हें क्या याद आ रही है कि वो कहाँ थे अपने दुनिया में। तो सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। इसी रूम में साइमन को एक रिस्ट वॉच मिलती है जो कि एग्जैक्टली जेरी के घड़ी से बिल्कुल मिलती जुलती थी। तो उन्हें शक आता है कि यहाँ पे एक और जेरी हो सकता है, शायद उसकी ये घड़ी थी, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है ये उनको पता नहीं चलता। साइमन एंड जेरी को एक रूम में एक मरा हुआ आदमी दिखता है जिसके शरीर पे कई सारे इक्वेशंस लिखे हुए थे। मिसेस पैली उसे देखते ही पहचान जाते हैं। वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता है, डॉक्टर रेसेनबर्ग। वो थेरोटिकल फिजिसिस्ट रहता है। इतना ही नहीं, नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेटेड भी होता है। इतने बड़े रहते हैं वो साइंटिस्ट एंड उन्हें भी इस क्यूब में फंसा के रखा था। तो इससे बाहर निकलने के लिए उन्होंने कई सारे इक्वेशंस एंड डायग्राम निकाले हुए थे पूरे वॉल पे। केट को वापस वही नंबर दिखता है यहाँ पे भी, तो वो अपने हाथ पे नोट करके रखती है कि ये नंबर शायद आगे यूज हो सकता है। या मिसेस पैली अचानक से उनका बर्ताव चेंज हो जाता है एंड वो अपने पेट डॉग आइजॉन को ढूंढने लगती है वहाँ पे। आइजॉन दरअसल एक इंटरनेशनल लेवल की वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है। साइमन मिसेस पैली से पूछताछ करने लगता है। तभी रिवील होता है कि आइजॉन कंपनी में ही वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी एज अ थेरोटिकल मैथमेटिशियन। लेकिन यहाँ पे वापस वो चीजें भूल जाती है एंड अपने आप से बातें करने लगती है एंड झगड़ा करने लगती है कि ये सारी चीजें गलत है। भले एलेक्स ट्रक्स कुछ भी बोले लेकिन ये पॉसिबल नहीं है एंड ऐसी चीजें इम्प्लीमेंट भी नहीं करनी चाहिए। लोगों के साथ काफी गलत होगा। यहाँ पे एलेक्स ट्रक्स का नाम सुनते ही मैक्स एंड जेरी शॉक हो जाते हैं क्योंकि एलेक्स ये कंप्यूटर दुनिया का एक लेजेंड था और ऐसी अजीब एंड वियर्ड चीज सिर्फ वही डिजाइन कर सकता था। यहाँ पे मिसेस पैले को दरअसल अपने कलीग की लाश देखने के बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हुआ था और उसको फ्लैशबैक आने लग गए कि इस प्रोजेक्ट पे जो वो काम कर रहे थे उसमें कोई तो चीज गलत थी एंड वही वो बोलने लगते हैं। यहाँ पे वापस वो अपने प्रीवियस रोल में आती है एंड अपने पेट डॉग को वो यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। उसे ढूंढते ढूंढते वो नीचे का जो डोर रहता है वो ओपन करती है तो वहाँ पे उन्हें डोर के सामने ही दूसरे मिसेस पैले दिखाई देते हैं जो कि उसे बचाने के लिए वो रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन तभी उस दूसरे वाले मिसेस पैले के पीछे साइमन आता है एंड उन्हें चाकू से मार देता है। लेकिन फिर वहाँ पे एक दीवारों से क्रिस्टल बीम आते हैं एंड साइमन का सर उड़ा देते हैं। ये नजारा देख के सब लोग पैनिक होने लगते हैं। जेरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अल्टरनेट यूनिवर्स है, तो मैक्स एंड केट के अकॉर्डिंग ये जस्ट एक इल्यूजन है जो सामने दिखाई दे रहा है, सच्चाई में ये नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैक्स वो दरवाजा वापस खोलने के लिए जाता है लेकिन साइमन इन सबको ब्लैकमेल करता है क्योंकि उस रियलिटी
में साइमन की बहुत बुरी तरीके से मौत होती है, तो वो डर गया होता है। फिर ये लोग मूव ऑन करते हैं अगले रूम में एंड केट मैक्स को पूछती कि एलेक्स कौन था, तो वो बताता है कि ये एक फेमस कंप्यूटर हैकर है जिसने 2 साल पहले एक ऐसा वायरस बनाया था जिसके कारण टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज हैक हो गया था। इतना ही नहीं, उसने यूएस के एयर ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल के सिस्टम को ब्रेक किया एंड 2 मिलिट्री प्लेन्स को क्रैश किया, लेकिन एलेक्स को किसी ने भी देखा नहीं था। तो जेरी को लगता है ऐसा कोई आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये बस गवर्नमेंट लोगों को गुमराह करने के लिए एक आदमी का नाम लेके सामने रख रहा है। यहाँ पे सब लोग थक गए होते हैं, इसलिए थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, सिवाय साइमन एंड जेरी के। साइमन जेरी को बताता है कि वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। एक बेकी नाम की लड़की जो आइजॉन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम करती थी, वो अचानक से गायब हुई है, तो उसे ढूंढने के लिए उसके पेरेंट्स ने इसे हायर किया था। जब साइमन को यहाँ पे लाया जाता है तब बेकी का एक फोटो एंड वो चाकू उसके पॉकेट में रखते हैं, बाकी सारा सामान लेके जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से साशा नींद से उठ जाती है एंड सबको उठाती है कि उसे कुछ आवाज आ रहा है, कुछ तो गलत होने वाला है। और तभी केट को दिखता है कि रूम के बीचों बीच एक स्क्वायर है और वो धीरे धीरे बढ़ के 4 डायमेंशन क्यूब बन जाता है और ऐसे ही टेसरैक्ट में बदल जाता है एंड काफी जोरों से एक्सपांड होने लगता है एंड जोरों जोरों से घूमने लगता है। उससे बच के भागने के वक्त ही जेरी उस टेसरैक्ट में आ जाता है। ये देख के सब लोग रूम के उस गेट में भागने लगते हैं, लेकिन साशा एक जगह पे बस खड़ी रहती है डर के मारे। केट को जब पता चलता है कि साशा उनके साथ नहीं है तो वो वापस उसे बचाने के लिए जाती है। साइमन उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो जाती है। तब तक टेसरैक्ट ने जेरी के शरीर को डिस्ट्रॉय किया होता है एंड वो मर जाता है। साइमन भी रूम के इस तरफ आ जाता है एंड डोर क्लोज हो जाता है। जब साइमन वापस उस डोर को देखने जाता है तब वहाँ पे दूसरी रूम आ गई होती है और उसे केट एंड साशा नहीं दिखते। इस तरीके से ग्रुप्स अलग हो जाते हैं। साशा एंड केट उसी रूम में रहते हैं, लेकिन टेसरैक्ट काफी बड़ा होने के कारण वो कॉर्नर्स पे पहुँच नहीं पाता जहाँ पे ये दोनों भी छुपे होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे आकार में कम होने लगता है। अब सिंस ये छोटा हुआ था, डेफिनेटली वो कॉर्नर्स में भी पहुंच सकता था और ये लोग भी इंजर्ड हो सकते थे, लेकिन कई अटेम्प्ट्स के बाद ये दोनों भी एक साथ मिलते हैं और अचानक से वो टेसरैक्ट साइज में धीरे धीरे कम होने लगता है एंड वैसे ही फिर स्क्वायर शेप में आके गायब हो जाता है। तो यहाँ पे दूसरी जगह साइमन पूरा पागल हो गया होता है। उसे लगता है कि मिस पैली जो है वो अंडरकवर स्पाई है और उसी आइजॉन कंपनी के लिए काम कर रही है, तो वो उसे बांध के रखता है। लेकिन तभी अचानक से दीवारों से क्रिस्टल बीम जो रहते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो साइमन मिसेस पैली को बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वह कम होता है तो वो बचा नहीं पाता। लेकिन मिसेस पैली जानबूझ के उसे पकड़ के रखती है, तो खुद को छुटकारा पाने के लिए वो मिसेस पैली को अपने नाइफ से स्टैब कर देता है। ये देख के मैक्स एंड जूलिया नेक्स्ट रूम में भाग जाते हैं उसे छोड़ के। ऐसे ही एक रूम में होते तब रिवील होता है कि मैक्स ने एक गेम डेवलप किया था जिसका नाम था रिलेटिविटी। ये एक इंटरनेट गेम था जहाँ पे प्लेयर्स एक दूसरे से 3 डायमेंशन में वॉर करेंगे, जहाँ हर एक प्लेयर का एनवायरनमेंट का टाइम अलग अलग होगा, यानी एग्जैक्टली सेम सेटअप जो अभी यहाँ पे हर एक क्यूब में है। लेकिन वो इस गेम को पब्लिश नहीं कर पाया या फिर बेच भी नहीं पाया, क्योंकि एक कंपनी थी साइबर थ्रिल, उस कंपनी ने मैक्स का गेम चुराया था एंड उसी के ऊपर केस कर दिया सेइंग कि ये हमारा गेम है। तभी जूलिया रिवील करती है कि एक्चुअली में साइबर थ्रिल ये आइजॉन की ही कंपनी है, उसका गेम आइजॉन ने ही चुराया था, उसका कंसेप्ट एंड एल्गोरिदम जो भी कुछ था, और यही सारी इन्फॉर्मेशन लेके उन्होंने ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया था। आइजॉन की ही रिप्रेजेंटेटिव रहती है एज अ लॉयर। दोनों काफी टेंशन में आते हैं। जूलिया कहने लगती है कि शायद ये कोई सपना ही है, और दोनों में एक मोमेंट आता है एंड दोनों भी फिजिकल होने लगते हैं। और तभी ये रूम अचानक से एंटी ग्रेविटी हो जाती है और ये रूम इसका करंट टाइम अल्टर करके फास्ट फॉरवर्ड में चलने लगता है एंड इसी के कारण ड्यूरिंग दिस फिजिकल इंटिमेसी ये दोनों भी बूढ़े होके गुजर जाते हैं। तो यहाँ पे साइमन एक से दूसरे रूम में जा रहा था, तभी उसे बीच में ही एक दूसरे डायमेंशन का जेरी मिलता है। लेकिन यहाँ पे साइमन पूरा पागल हो गया था, साइको हो गया था, तो वो उस जेरी को मार देता है एंड उसकी घड़ी खुद पहन लेता है। उसे बाद में बेकी भी मिलती है जिसके पेरेंट्स में एक्चुअली में उसे हायर किया था कि वो उसे ढूंढ के निकाले, लेकिन वो उसे भी मार डालता है एंड उसका आइडेंटिटी कार्ड अपने पास रखता है। यहाँ पे केट एंड साशा दोनों भी आगे के रूम में जाने के लिए निकलते हैं। तभी अचानक से उस रूम में उसे सब लोगों की लाशें मिलती है जो कि काफी पुरानी रहती है। केट काफी डर जाती है एंड ये सब कुछ वो साशा को बताती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी साशा एक और सीक्रेट उसका रिवील करती है कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, और साशा ने खुद ने अभी तक फिगर आउट नहीं किया है तो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद एलेक्स ट्रक्स है, यानी वही कंप्यूटर हैकर जिसने ये पूरा लॉजिक एल्गोरिदम लिखा था। यानी ये हाइपर क्यूब का लॉजिक साशा ने बनाया था और ये लॉजिक उसने आइजॉन को दिया था, लेकिन उसे हकीकत पता नहीं थी कि ये लोग लोगों के ऊपर ये इस्तेमाल करेंगे। जब उसे
उसे पता चलता है तब ये सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन वो एक जगह पे रखती है एंड उनका पोल खोलने वाली थी, लेकिन आइजॉन को पता लग जाता है एंड वे लोग उसके पीछे लोग भेजते हैं। अब उनसे बचने के लिए साशा खुद इसी हाइपर लूप में चली आती है, क्योंकि उसे पता होता है कि आइजॉन के लोग उसे ढूंढते हुए इस हाइपर लूप में आने की हिम्मत नहीं करेंगे। और वो अपने गले का नेकलेस दिखाती है केट को कि उसी में सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आगे वो ये भी बोलती है कि यहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन केट अपने होप्स नहीं छोड़ती। वो अगले रूम में जाती है, तभी वहाँ पे उसे कर्नल की लाश दिखाई देती है हैंग की हुई। और यहाँ पे जेरी ने हर एक रूम पे जो नंबर लिखे थे 1 से लेके 10 तक, वो सारे नंबर्स दीवार पे अपने आप आने लगते हैं। साइंटिस्ट ने जितने भी कैलकुलेशन किए थे, इक्वेशन थे, वो भी अचानक से अपने आप आने लगते हैं। तो ये सब कुछ वो साशा को बताती है, पूछती कि क्या हो क्या रहा है। तो साशा बताती है कि जितने भी अल्टरनेट रियलिटीज है अभी वो एक जगह पे आने वाले हैं एंड कोलैप्स होंगे। ये कोलैप्स होने पे ये सब कुछ टूट जाएगा, तबाह हो जाएगा, जिसमें ये लोग मर सकते हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद केट डर के दूसरा दरवाजा ओपन करती है, तो उसे सारे पहले के जो सीन थे वो दिखाई देते हैं, जिसमें कर्नल कैसे मर गए थे या फिर सारी रियलिटीज हर एक दूसरे में दिखने लगती है। तभी एक दरवाजे से साइमन आ जाता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है, तो केट उसी का चाकू लेके उसे आंख में स्टैब करती है एंड वो एक आंख से अंधा हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरता है दूसरे रूम में, वो इमीडिएटली इनके रूम में ही नीचे आके गिरता है। लेकिन इस रूम में जो साइमन रहता है वो थोड़ा एज दिखाया है, थोड़ा बुढ़ा दिखाया है, यानी उस रूम का जो टाइम रहता है वो भी फास्ट ग्रो हो रहा होता है, इसीलिए उस रूम से गिरने तक और इस रूम में आने तक वो एज्ड हो जाता है बीच में। और वो साशा को पकड़ता है। साशा उसे कहती कि यहाँ पे हम सब लोग मरे हुए ही हैं। तो फिर साइमन उसे जानबूझ के मारता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता अगर मरे हुए हैं बोल के, एंड वो केट का पीछा करने लगता है। केट जैसे ही सामने के रूम में भागने की कोशिश करती है, तो सामने के रूम में भी उसे एक दूसरा साइमन दिखता है एंड उसके सामने वापस एक और केट दिखती है जो आगे के रूम में भाग रही है, यानी सारे रियलिटी एक होने वाले रहते हैं। तो ये दोनों भी फाइट करने लगते हैं, जिसमें केट साइमन को मार देती है। वो उसके हाथ में 4 घड़ी देखती है, यानी 4 बार उसने जेरी को अलग अलग डायमेंशन में मारा था। चारों घड़ी में वक्त रहता है 6:06 तभी उसे रियलाइज होता है कि वो जो नंबर था वो था 6:59, यानी ये सारी रियलिटी कोलैप्स होने का टाइमिंग वो था। टेसरैक्ट धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है। केट जो एलेक्स यानी साशा का जो नेकलेस रहता है जिसमें वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो ले लेती है। तब तक ये टेसरैक्ट एक्सप्लोड हो जाता है एंड धीरे धीरे गायब होने लगता है आसपास का स्ट्रक्चर। केट को बॉटम के नीचे एक ब्लैक वॉइड दिखता है जहाँ पे पूरा काला अंधेरा होता है। एग्जैक्टली 6:59 पे वो उस वॉइड में कूदी मारती है। फिर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को देखते हैं बाहर से। काफी बड़ा स्ट्रक्चर रहता है ये, उसमें लाखों रूम्स हो सकते हैं। और कुछ पलों के बाद अचानक से केट पानी से बाहर आती है और उसे आइजॉन के जो लोग रहते हैं वो उठाते हैं, उसके बॉस के पास लेके जाते हैं। वो पहले तो उसे अप्रिशिएट करते हैं कि वो पहली इंसान है जो इस पूरे स्ट्रक्चर से बाहर निकली है, और वो जो डिवाइस रहता है वो उनको दे देती है। लेकिन जैसे ही डिवाइस हाथ में मिलता है, आइजॉन को अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी बरकरार रखने के लिए केट को भी वे लोग मार देते हैं। और वो फोन पे बात करता है कि फेज 2 इज टर्मिनेटेड, यानी वो खत्म हो गया है, एंड वे लोग निकल जाते हैं एंड मूवी इधर ही खत्म। इस मूवी का अल्टरनेट एंड भी है जो डीवीडी में रिलीज हुआ था। उसमें ये बताया गया है कि आइजॉन जो है वो दरअसल एक गवर्नमेंट एंटिटी ही है, मिलिट्री के लोग, एंड उन्होंने ये स्ट्रक्चर पूरा बांधा था एक्सपेरिमेंट के लिए। उसमें भी वो जो लड़की है साशा या एलेक्स, वो पोल खोलने वाली थी, तो यहाँ पे आके वो छुटी है एंड ये लोग ना एजेंट यानी केट ये उनकी एजेंट ही होती है। जब उन्हें पता लगता है कि एलेक्स जो है या साशा इसी क्यूब में अंदर गई है भूल भुलैया में, तो वो अपना एक एजेंट भेजते हैं। और इसी के कारण केट हमेशा साशा को प्रोटेक्ट करती थी, चाहे उसे खतरे में ही क्यों ना जाना पड़े, ताकि वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन उसे मिल सके। आखिरी में वो उसे मिलती है एंड वो अपने बॉस को दे भी देती, एंड अल्टरनेट एंडिंग में भी उसे मार दिया जाता है। उसमें एक और पॉइंट दिखाया है कि ये केट जो है वो एग्जैक्टली 6 मिनट में इस स्ट्रक्चर में आती है, और 6:06 का जो टाइम था जब ये पूरा एक्सप्लोड होगा तब वो बाहर निकलती है, यानी एग्जैक्टली वो 6 मिनट्स ही यहाँ रहती है। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। पहले तो यहाँ ये पूरा स्ट्रक्चर 4D होता है, 4 डायमेंशन होता है। इसी के कारण हर एक क्यूब की ग्रेविटी अलग होती है, उसका वक्त अलग होता है, कभी वक्त स्लो चल रहा है, कभी फास्ट चल रहा है, एंड इसी के कारण टाइम पैराडॉक्स क्रिएट होता है एंड अलग अलग रियलिटीज पिक्चर में आने लगती है। इन्हें रूम से बाहर आने के लिए सिर्फ एक ही लॉजिक करना था। यहाँ पे उनको कोई रूम ढूंढनी नहीं थी जैसे क्यूब में दिखाया है, सिर्फ इनको जिंदा रहना था। आखिरी में जब वो वक्त आता है 6:06 का, तब सिर्फ केट जिंदा रहती है, इसी के कारण वो बाहर आती है। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से केट बाहर आई।
5। अब ये पूरा स्ट्रक्चर होता है 4 डायमेंशन। अब ये उस टाइम पे कोलैप्स होने लगता है जब तक पूरे 3 डायमेंशन में उसका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होता तब तक। एंड वही होता है, वो पूरा डिस्ट्रॉय होता है। इसी के कारण बाहर जब आते हैं तब हम वेव की तरह उसे देखते हैं। एंड देन जो भी सोल सर्वाइवर रहेगा उसे उसी जगह पे लाके छोड़ देते हैं जहाँ से उसे प्रीवियसली लिया था। अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये अपने यूनिवर्स का स्ट्रक्चर नहीं है, इसीलिए जब हम बाहर से देखते हैं तब थोड़ा अजीब दिखता है। पूरा वॉइड ब्लैक रहता है एंड बीच में ये कुछ वेव की तरह स्ट्रक्चर रहता है। दिस इज 4D। तो ये थी दोस्तों इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आज मैं बात कर रही हूँ क्यूब इस मूवी के 3rd पार्ट की। मूवी शुरू होती है तब हम पहले पार्ट्स में जैसे क्यूब देखे थे वैसे ही क्यूब रूम्स देखते हैं, जिसमें रिचकिन नाम का एक आदमी क्यूब से एक नेक्स्ट क्यूब रूम में जाता है, लेकिन एक जगह पे पैर रखने के कारण कुछ सेंसर एक्टिवेट होते हैं एंड अचानक से स्प्रे लिक्विड उसके शरीर पे छिड़का जाता है और दोस्तों उसका शरीर पूरा मेल्ट होके वो उधर ही गुजर जाता है। और ये सारी चीजें तो टेक्नीशियन अपने मॉनिटर पे देख रहे होते हैं। ये 2 टेक्नीशियन रहते हैं, एरिक और मिस्टर डॉड। इनका ये ऑफिस भी अजीब रहता है, ना तो इनमें कोई दरवाजा रहता है ना खिड़की, सिर्फ एक लिफ्ट रहती है जो हमेशा ऊपर के फ्लोर से आती थी इनको खाने पीने की चीजें देने के लिए। दोस्तों इनका खाना भी दरअसल एक कैप्सूल था। मिस्टर डॉड हमेशा चेस खेलता रहता था, तो एरिक दूसरे साइड पे काफी स्मार्ट रहता है, वो हमेशा ड्राइंग निकालते रहता था और चेस पे बस एक नजर डालते ही वो डॉड को बताता था कि वो कैसे जीत सकता है ये चेस का गेम। इन दोनों के अलावा दोस्तों और लोग इनके साथ काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से ये दोनों भी लोग गायब हुए थे। इसके कारण एरिक काफी परेशान था। अब एरिक की थ्योरी थी कि इन दोनों को भी अथॉरिटी ने या कंपनी जिसके लिए लोग काम कर रहे हैं उन्होंने उन 2 लोगों को क्यूब्स में डाल दिया होगा। और डॉड हमेशा उसे बताता कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इन दोनों को भी अपना अगला काम मिलता है। कैसेंड्रा नाम की एक औरत को अभी अभी क्यूब रूम में डाला गया था और उसकी यादें इन दोनों को मिटानी थी। उसके यादों से एरिक को पता लगता है कि कैसेंड्रा की एक छोटी बेटी भी है और दोनों भी जंगल में थे तभी कुछ सोल्जर्स आते हैं और उन्होंने इन दोनों को अगवा किया था। इन सोल्जर के सर पे एक काला कलर का निशान था। बाद में इन दोनों को भी ऑपरेशन थिएटर के एक बेड पे डाला था जहाँ पे कैसेंड्रा अपने बेटी को बचाने के लिए जाती है, लेकिन उसकी बेटी वहाँ पे नहीं थी। उसके बाद उसे सीधा क्यूब में होश आता है। एरिक को वो लड़की काफी सुंदर लगती है और वो उससे अट्रैक्ट होने लगता है। यहाँ पे कैसेंड्रा को जब होश आता है तब वो अपने बेटी की तलाश में अगले क्यूब्स रूम में चली जाती है जहाँ उसे और भी लोग मिलते हैं जैसे हैस्कल, जेली। यहाँ पे हैस्कल एक सोल्जर था और उसके सर पे भी वैसा ही एग्जैक्ट सेम टैटू था जैसे उन सोल्जर के सर पे था। अब ये चीज कैसेंड्रा को याद रहती है और वो हैस्कल को मारने लगती है, लेकिन वो उसे कहता है कि मुझे कोई भी चीज याद नहीं है मेरे पिछले लाइफ के बारे में। यहाँ पे किसी को कुछ पता नहीं रहता सिवाय उनके शर्ट पे उनका नाम लिखा था। उसके अलावा यहाँ पे एरिक जो है डॉड को एक क्वेश्चन पूछता है कि आखिरकार इन लोगों को क्यूब्स में डालते क्यों है। तो डॉड उसे कहता है इरिटेट होके कि इन लोगों को मेरे ख्याल से डेथ सेंटेंस दी गई थी यानी फांसी की सजा, लेकिन इन लोगों को एक और मौका दिया गया था कि एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट होने वाला है जिसमें अगर ये लोग हिस्सा लेते हैं और अगर बच जाएंगे तो ये लोग आजाद हो सकते हैं। इसलिए इन लोगों ने कंसेंट फॉर्म पे साइन किया है, यानी उनकी इजाजत है इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और वैसे ही लोग यहाँ पे आके लॉक होते हैं। एरिक कैसेंड्रा की फाइल ओपन करता है क्योंकि उसे कैसेंड्रा जो है जानी पहचानी लगती कि इस लड़की को कहीं पे तो देखा हुआ है। उसके फाइल में उसका जो कंसेंट फॉर्म रहता है वो उसे नहीं मिलता, यानी उसकी इजाजत के बगैर इस लड़की को इस क्यूब में डाला गया है। और तभी उसकी नजर डॉड के न्यूज़पेपर पे जाती है जिसमें कैसेंड्रा का फोटो था। वो दरअसल एक पॉलिटिकल लीडर थी और गवर्नमेंट के अगेंस्ट उसका कुछ एजेंडा था, यही पेपर से हमें दिख रहा था। लेकिन तभी डॉड थोड़ा सा इरिटेट होके कहता है कि ये शायद गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी, इसीलिए इसे अगवा करके यहाँ पे डाला गया है। ये सुनने के बाद एरिक को कैसेंड्रा के लिए हमदर्दी होती है और वो यही सोचता है कि भाई इस लड़की को कैसे भी हमें बचाना चाहिए। यहाँ पे जो फंसे हुए लोग हैं वो बेचारे अपना शूज डाल के अगला रूम सेफ है या नहीं वैसे देख रहे थे। अगला रूम उन्हें सेफ ही लगता है, इसीलिए पहले बर्तोक जाके चेक करता है, लेकिन वो रूम एक्चुअली सेफ नहीं होता। वो जैसे ही रूम के बीच में जाता है सेंसर्स एक्टिवेट होते हैं, उसका शरीर कई सारे थ्रेड से लॉक हो जाता है और कुछ ही सेकंड में उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और ये नजारा देख के सब लोग डर जाते हैं। अगले रूम में जाते समय मेयर होल जो रहता है वो अचानक से रूम के बीच में जो पैसेज रहता है उसमें 3 लेटर्स को देखता है जो कॉमा सेपरेटेड थे। कैसेंड्रा भी यहाँ पे काफी स्मार्ट थी, वो इमीडिएटली जेलिक से पिन मांगती है और अपने शू पॉलिश से अपने शर्ट पे ये सारे लेटर्स लिखती है। उसे समझ आता है कि ये लेटर्स दरअसल नंबर दर्शाते हैं। इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो ये जो अल्फाबेट्स है वो दरअसल इस पर्टिकुलर रूम के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए
हुए हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यानी ये पूरी जगह एक क्यूब की तरह ही बनी हुई है जिसके आसपास 26 रूम्स के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। यानी इन लोगों को 25 क्यूब रूम पार करनी होगी तभी जाके ये आखिरी रूम तक पहुंचेंगे और वैसे ही ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे दूसरी जगह पे डॉड और एरिक के बीच में वैसे ही आर्ग्यूमेंट चल रहा था। इसी बीच में इन दोनों को एक टास्क दिया जाता है। क्यूब का जो भी ये पूरा स्ट्रक्चर है उसमें कोई और एक आदमी अपने आखिरी मंजिल तक यानी वो आखिरी क्यूब का जो रूम है वहां तक पहुंच गया था और बहुत ही जल्द बाहर निकलने वाला था। तो उसकी एग्जिट प्रोसीजर इन्हें शुरू करनी थी। यानी वो बाहर आने पे उसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और उसके हिसाब से उसे अगर छोड़ना है या उसे मार डालना है ये तय होगा। ये आदमी रहता है ओवेन, यानी इन्हीं का जो तीसरा साथी था वो। यानी दोस्तों यहाँ पे इन दोनों को भी पता चल जाता है कि अगर इन दोनों में से किसी ने भी गलत काम किया तो उसका क्या हो सकता है। फिर उसकी रिकॉर्डिंग और उसकी जो भी हालत रहती है वो देखने के बाद तो एरिक बहुत ही बेचैन फील करने लगता है। ओवेन को हम देखते हैं स्क्रीन मॉनिटर के थ्रू, वो पूरे रूम से बाहर आता है और सामने ही पूरी सफेद रोशनी रहती है। यहाँ पे दूसरी साइड पे डॉड एक मशीन को शुरू करता है। जैसे ही मशीन शुरू करता है वहाँ दूसरी साइड पे ओवेन पूरे सलाखों में बन जाता है और डॉड एक डायरी उठाता है। उसमें कुछ सवालों की लिस्ट थे। उसमें से पहला सवाल पूछता है कि क्या तुम ईश्वर पे भरोसा करते हो। तो ओवेन जो रहता है वो गुस्सा हो जाता है, कहता है कि ऐसी हालत के बाद कोई भी इंसान ईश्वर पे भरोसा नहीं करेगा और वो नो जवाब देता है। पे डॉड के सामने यस और नो ऐसे दो ऑप्शन दिए हुए थे। ओवन के जवाब के अनुसार वो नो क्लिक करता है और दोस्तों ओवन पूरा आग में जल के राख हो जाता है। ये सवाल सुनने के बाद तो एरिक का दिमाग ही खराब होता है कि ये किस बेसिस पे लोगों को छुड़ाया जा रहा है, ईश्वर पे भरोसा है या नहीं। ये उसका पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन तभी वो लिफ्ट वापस आ जाती है इनका खाना देने के लिए। एरिक सीधा लिफ्ट में चला जाता है और वो देखता है कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो ऊपर की तरफ जहाँ पे इनकी अथॉरिटी बैठी हुई है या फिर नीचे की तरफ जहाँ पे ये पूरा क्यूब का स्ट्रक्चर है। और वो नीचे का ऑप्शन सिलेक्ट करता है एंड वहां चला जाता है, मतलब खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है वो। यहाँ पे डॉड डरा हुआ रहता है कि अब क्या होगा और तभी अचानक से वापस लिफ्ट का आवाज आता है। लेकिन तभी यहाँ पे हम जैक्स यानी डॉड के सीनियर और उसके दो एनालिस्ट को देखते हैं। दरअसल कोई भी जब क्यूब के अंदर जाता है तब उसकी यादें मिटा दी जाती है ताकि उनको कुछ भी याद ना हो। लेकिन एरिक वहाँ पे ऐसे ही चला गया था और उसे सारी चीजें पता थी, कैसे बाहर जाना है, कौन सा एग्जिट है। इसलिए ये दोनों आ जाते हैं, दौड़ को साइड में करते हैं और चीजें पूरी कंट्रोल में लेते हैं। दौड़ को काम दिया जाता है कि जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं उन्हें अलग अलग करना है। यहाँ पे दूसरी साइड पे जो हमारी ट्रैप टीम थी आगे बढ़ रही थी और उन्हें एक रूम मिलती है जिसके कोऑर्डिनेट्स AZZ रहते हैं। ये सुन के कैसेंड्रा चौंक जाती है क्योंकि उसने पहली बार Z ये लेटर देखा था, वो भी 2 बार। जेलिक उस रूम में जाके लॉक हो जाती है। यहाँ पे दौड़ जो है वो इसी रूम को मॉनिटर करता है एंड इसे सीधा रिपोजिशन कर देता है ताकि वो कहीं और जाके पहुंचे और अकेली हो जाए। वैसे तो दोस्तों AZZ ये रूम सेफ होनी चाहिए। अब ये सेफ क्यों होनी चाहिए ये हमें आखिरी में पता चलता है। लेकिन तभी दौड़ एक मशीन के थ्रू जेलिक को इंजेक्शन देता है और उसके पैर को लगने के कारण वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। यहाँ पे कैसेंड्रा और जो भी उसके साथ लोग रहते हैं वो काफी वक्त के बाद एक रूम में जाते हैं और उन्हें वापस ये AZZ वाला रूम मिल जाता है, यानी वहाँ पे जेलिक थी। मेयर होल जो रहता है वो उसे देखने के लिए जाता है तो उसका चेहरा मानो जल गया है और पूरा शरीर काफी अजीब हुआ रहता है। मेयर होल उसके पास जाता है उसे देखने के लिए और तभी जेलिक के नाखून उसे चुभ जाते हैं। ये दरअसल एक वायरस का इन्फेक्शन रहता है, वो अभी मेयर होल को भी लग जाता है और उसका भी शरीर लाल पड़ने लगता है। जेलिक थोड़ी देर के बाद गुजर जाती है। मेयर होल भीख मांगने लगता है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। तो कैसेंड्रा को दया आ जाती है और वो रेडी होती है अपने साथ इसको लेने के लिए। लेकिन हैस्कल उसे एक ट्रैप वाले रूम में ढकेल देता है जिसमें उसकी जान चली जाती है। यहाँ पे हैस्कल और कैसेंड्रा का झगड़ा शुरू हो जाता है। थोड़े वक्त के बाद कैसेंड्रा और हैस्कल एक क्यूब तक पहुंच जाते हैं जहाँ फाइनली उनकी मुलाकात एरिक से होती है। एरिक उन्हें अपनी असलियत बताता है कि वो कौन है, कि वो इसी फैसिलिटी में काम करता था जस्ट एक टेक्नीशियन है और अपने ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। कैसेंड्रा उसे अपने बेटी के बारे में पूछती है तो वो उसे जो उसने तस्वीरें निकाली हुई थी वो दिखाता है। ये देखने के बाद वो काफी भड़कती है कि तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ क्या किया है बताओ, और उसे काफी मारने लगती है। लेकिन हैस्कल के कहने पे वो रुकती है। यहाँ पे एरिक उन्हें बताता है कि वो उनकी मदद कर सकता है बाहर जाने के लिए और पूरा लॉजिक बताने लगता है कि इस पूरे स्ट्रक्चर में दरअसल 26 नहीं 25 क्यूब है। पूरे स्ट्रक्चर में 2 रूम को ही सिर्फ Z ये अल्फाबेट दिया गया है, यानी जिस भी रूम को Z है वो रूम दरअसल आखिरी रूम है, यानी वो एग्जिट रूम। लेकिन वहाँ से भी एग्जिट होने के बाद तुम बचोगे नहीं क्योंकि दोनों एग्जिट पॉइंट पे अथॉरिटी के कुछ लोग हैं। लेकिन इसके अलावा एक और एग्जिट पॉइंट है, ऑक्सिलरी एग्जिट। वो सीधा इस पूरे माया जाल से आपको बाहर लेके जाएगा, यानी ये पूरे स्ट्रक्चर से सीधा बाहर एग्जिट पॉइंट पे वो सीधा
सीधा निकलता है। इन लोगों को कैसे भी ऑक्सिलरी एग्जिट से जाना था, लेकिन इसके बारे में खुद एरिक को भी पता नहीं था। यहाँ पे दौड़ को एक्चुअली में एरिक की परवाह होने लगती है। जैक्स और उसके जो लोग रहते हैं वो इनके क्यूब को इलेक्ट्रोक्यूट करते हैं ताकि वो शॉक के कारण मर सके, लेकिन तभी यहाँ पे दौड़ चुपचाप सिस्टम के कंट्रोल पैनल की वायर जो रहती है वो खराब कर देता है। कैसेंड्रा वगैरह बच जाती है और ये पूरा जो सिस्टम रहता है वो रीसेट मोड में चला जाता है। पूरे सिस्टम को रीसेट होने के लिए 10 मिनट लगते हैं। उसके बाद ये प्रोग्राम वापस शुरू होगा, लेकिन ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक क्लीन स्वीप प्रोसीजर होता है, यानी इन क्यूब रूम्स में अगर कोई भी इंसान रहेगा तो उसे मार दिया जाएगा, यानी ये वापस स्टक हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जो 2 रूम के बीच में कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए रहते हैं वो भी जैक की टीम मिटा देती है एसिड के थ्रू। तभी एरिक इसका ये पूरा मैप देखता है एंड उसे रियलाइज होता है कि 10 मिनट के अंदर ये सारे क्यूब्स जो है वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाएंगे। ऐसे वक्त में अगर ये लोग एग्जिट रूम में जाते हैं, यानी AZZ इस रूम में अगर ये लोग होंगे, उसके थ्रू हमें ऑक्सिलरी एग्जिट मिलेगी, क्योंकि वो रूम सीधा बाहर जाने वाले रास्ते से कनेक्ट होगी। यानी AZZ इस रूम के थ्रू ही ऑक्सिलरी एग्जिट भी हो सकती है, जिससे इस पूरे स्ट्रक्चर से बाहर जा सकते हैं। तो इन्हें 10 मिनट के अंदर अभी वो रूम वापस ढूंढना था। अब सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा था, तो एक अच्छी बात ये थी कि इस क्यूब के सारे ट्रैप बंद हो गए थे। यहाँ पे जैक को दौड़ के बारे में पता लगता है और वो उसे मार डालता है। इन लोगों को कैसे भी अभी एरिक को सजा देनी थी। यहाँ पे हैस्केल एक गवर्नमेंट का ही सोल्जर था। यूएस मिलिट्री ने इनके ब्रेन में एक चिप डाली हुई थी। इस चिप को एक्टिवेट करने के बाद कोई भी सोल्जर एक स्लीपर एजेंट बन जाता है, जो सामने आने वाले किसी भी इंसान को बस मार डालता है। यहाँ पे चिप का एक्सेस सिर्फ यूएस मिलिट्री के पास होता है, बट ऑफ कोर्स कंसीडरिंग ये पूरी फैसिलिटी गवर्नमेंट की है, जैक्स के पास भी इसका एक्सेस रहता है एंड वो चिप को एक्टिवेट करता है, जिससे हैस्केल एरिक और कैसेंड्रा को मारने लगता है, लेकिन वे लोग उसका पीछा छुड़ा के भाग जाते हैं। दोस्तों, इनके पास अभी हार्डली 3 मिनट ही बचते हैं और ये लोग फाइनली एक क्यूब में आते हैं और अचानक से ये क्यूब रिपोजिशन होने लगता है और काफी जोरों से दूसरे डायरेक्शन में जाता है। ऑलमोस्ट जब इनके पास 1.5 मिनट रहते हैं तब ये दोनों भी गिर जाते हैं और ये रूम रहता है AZZ, यानी उनको वो आखिरी में एग्जिट वाला रूम मिल गया था। नीचे के साइड में उन्हें पानी दिखता है। एरिक के अनुसार यही ऑक्सिलरी एग्जिट था। ये दोनों भी जंप मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी ऊपर से हैस्केल आ जाता है। एरिक और उसकी काफी फाइट हो रही थी, लेकिन जब सिर्फ 30 सेकंड बचे हुए थे, इन पूरे क्यूब्स में सफेद लाइट्स आने लगती हैं। उसके बाद क्लीन स्वीप होगा। तभी कैसेंड्रा और एरिक दोनों भी पानी के नीचे जंप मार देते हैं और स्विम करके बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। यहाँ पे कुछ ही सेकंड में पूरा स्ट्रक्चर रोशनी में बदल जाता है और क्लीन स्वीप होता है, जिसमें हैस्केल मारा जाता है। यहाँ पे जैक्स और उसकी टीम मॉनिटर के थ्रू देख रही थी, लेकिन उन्हें कंफर्म नहीं होता कि एरिक और कैसेंड्रा भाग गए हैं या वो गुजर गए हैं। इसलिए जैक अपनी स्क्वाड की टीम भेजता है इन्हें पकड़ने के लिए। यहाँ पे ये दोनों भी पानी से बाहर आते हैं एक जंगल में, यानी पूरी तरीके से थैंकफुली ये लोग बाहर आ जाते हैं फाइनली। लेकिन दोस्तों, तब तक बहुत देर हो गई रहती है, क्योंकि यहाँ पे इनकी स्क्वाड टीम पहुंच गई थी और इन दोनों के ऊपर भी ट्रैंक्विलाइजर से वे लोग हमला करते हैं। एरिक को ट्रैंक्विलाइजर लग जाता है, वो बेहोश होने वाला था, लेकिन वो फिर भी खुद का सैक्रिफाइस करके कैसेंड्रा को बचाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। आखिर में हम यही देखते हैं कि एरिक के साथ भी वही हाल हो रहा है जो बाकी कंटेस्टेंट के साथ हुआ था, यानी उसकी मेमोरी भी वाइप आउट की जाती है, लेकिन उसे कंसेंट फॉर्म के बारे में याद रहता है कि तुम लोगों ने मेरा कंसेंट नहीं लिया है तो तुम मुझे क्यूब में नहीं डाल सकते। तभी वहाँ पे जैक्स आता है, उसे बताता है कि काफी सालों पहले तुमने ये फॉर्म ऑलरेडी साइन किया है कि तुम्हें भी क्यूब में जाना था, यानी शायद यहाँ पे ये भी एक प्रिजनर था जिसने जाने अनजाने में ये सारी चीजें साइन की थी, बट अभी उसे कुछ भी याद नहीं है। वो दिमागी रूप से डिसेबल हो जाता है और उसको भी क्यूब में डाला जाता है। इनफैक्ट दोस्तों, क्यूब के फर्स्ट पार्ट में हमने कैजन नाम के एक आदमी को देखा था जो मेंटली डिसेबल था, वही एरिक होता है। ये पार्ट दरअसल क्यूब जो 1997 में रिलीज हुई थी उसका प्रीक्वल है, इसीलिए पहले पार्ट में काफी बड़े नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन वो इजीली कर पाता है। यहाँ पे हम कैसेंड्रा को देखते हैं, वो बेचारी जंगल में ही अपने बेटी के साथ छुपी हुई थी। उसे अपनी बेटी वापस कैसे मिलती है ये क्लियरली मूवी में बताया नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मूवी में कभी भी बताया नहीं गया कि ये एंटिटी कौन है, लेकिन इनडायरेक्टली कई सारे हिंट्स दिए गए कि ये पूरे क्यूब का जो स्ट्रक्चर है वो आइजॉन नाम की एक गवर्नमेंट की कंपनी ही चला रही थी, और जो भी प्रिजनर या कैदी थी जिन्हें मौत की सजा दी गई थी उन्हें ही उनके मर्जी से इसमें डाला जाता है, यानी उनको एक ऑप्शन दिया जाता है, इधर तुम मरना पसंद करो या फिर एक गवर्नमेंट का एक्सपेरिमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करो। अगर तुम उस एक्सपेरिमेंट से बाहर आते हो तो तुम्हें आजादी मिलेगी। उसके बाद उनकी सारी यादें मिटा दी जाती है और यहाँ इस क्यूब्स में डाल दिया जाता है। लेकिन इस पार्ट से हमें क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे सिर्फ
प्रिजनर्स नहीं आते, इनफैक्ट गवर्नमेंट को जिन भी लोगों से खतरा है वैसे लोगों को भी यहाँ पे डाला जा रहा था। जैसे कि हम इस पार्ट में कैसेंड्रा को देखते हैं जो कि एक पॉलिटिकल लीडर होती है। दोस्तों मूवी में हमें एक और चीज बताई गई है, ऐसा सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर नहीं है, तो ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर मौजूद है। किसी स्ट्रक्चर में आपकी स्ट्रेंथ चेक की जाती है तो दूसरे स्ट्रक्चर में आपकी दिमाग की परीक्षा ली जाती है। दोस्तों यूएस के तो हम कई सारे किस्से सुनते हैं जहाँ पे लोग रातों रात गायब होते हैं और अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उन पे, लेकिन इंडिया में तो ऐसे ज्यादा न्यूज नहीं आते। आपको क्या लगता है, अपने देश में भी कुछ ऐसा होता होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।